फ्रेंड्स, अध्ययन सूत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा अधिगम का टॉपिक हो चुका था। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का क्षेत्रीय टॉपिक भी हमारा हो गया था। अभिप्रेरणा टॉपिक भी हमारा हो गया था और अधिगम टॉपिक भी हमारा हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें देखेंगे समायोजन होता क्या है। तो समायोजन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। तालमेल स्थापित करना। समायोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हमें देखेंगे कि समायोजन का अर्थ क्या होता है। सम का क्या अर्थ होता है? समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना दोस्तों, सम और आयोजन। इनका अर्थ क्या होता है? देखो, सम का अर्थ होता है समान रूप से। सम का क्या अर्थ होता है? समान रूप से। आयोजन का क्या मतलब होता है? अच्छी व्यवस्था, अच्छी। सम का अर्थ होता है समान रूप से, आयोजन का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था। व्यक्ति को अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलित करना है, तालमेल स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। समायोजन के तीन अन्य नाम भी है दोस्तों। देखो, समायोजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, समायोजन को सामंजस्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सामंजस्य नाम से भी जाना जाता है। एक हुआ समायोजन, एक हुआ सामंजस्य, एक हुआ व्यवस्थापन। 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 एक होता दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन। ये होते हैं इसके अन्य नाम। देखो दोस्तों, जब कोई भी बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है? वो धीरे धीरे आने वाली स्थितियों में समझौता कर लेता है। यह जो समझौते की जो प्रक्रिया दोस्तों, इससे मनोवैज्ञानिक भाषा में समायोजन कहते हैं। कोई भी बालक अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता और धीरे धीरे अपने आप को आने वाली परिस्थितियों में समझौता कर लेता है अपने आप से, उसे कहते हैं दोस्तों समायोजन। अब आगे देखो दोस्तों, समायोजन की कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए समायोजन के बारे में। सबसे पहले देखो, स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है, स्किनर ने कहा कि दोस्तों जो समायोजन है यह एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? एक समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ सीखना। अधिगम का अर्थ तो दोस्तों सीखना। और सीखना किसने कहा? स्किनर ने। सीखना स्किनर, याद रख लो दोस्तों। सीखना किसने कहा? स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा? एक समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने को। तो इससे ये जोड़ लो दोस्तों कि जो स्किनर है वो हमेशा सीखने की बात करता है। ये डेफिनेशन दी दोस्तों स्किनर ने। एडलर ने क्या कहा है? एडलर ने अपने विचारों में कहा है दोस्तों कि जो समायोजन है श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। समायोजन दोस्तों श्रेष्ठता प्राप्ति का एडलर ने कहा दोस्तों कि श्रेष्ठता है, समायोजन है वह श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने कहा कि जो समायोजन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है लगातार।
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गेट्स ने समायोजन के बारे में कहा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध स्थापित कर लेता है। गेट्स ने कहा कि जो समायोजन होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के साथ जो समझौता कर लेता जो संतुलित व्यवहार कर लेता है वही समायोजन है। अब देखो दोस्तों, कुप्पुस्वामी ने क्या कहा। कुप्पुस्वामी ने कहा दोस्तों कि जो समायोजन है, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होता है। उन्होंने कहा कि जो समायोजन होता है इससे हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होती है। कुप्पुस्वामी ने कहा कि जो समायोजन होता है उससे हमें प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि उससे तनाव दूर होता है। क्या होता है दोस्तों? उससे तनाव दूर होता है। कुप्पुस्वामी ने कहा कि जो समायोजन है उससे हमें प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होते हैं। जो हमारे संवेग हैं वो कभी कभी हावी हो जाते हैं और संवेगात्मक द्वंद्व दूर हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों, जो व्यक्ति समायोजित है समायोजन में उसकी क्या विशेषताएं हैं। समायोजित व्यक्ति के लक्षण देखो। जो व्यक्ति अपने आप को समाज में संतुलित रखता है ना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह पूर्णतः संतुलित रहता है। पूर्णतः संतुलित रहता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कि वो अपने आप ही समस्या का समाधान कर लेता है। समस्या समाधान कर लेता है। सदैव परिस्थितियों का ज्ञान रखता है। क्या रखता है दोस्तों? वो सदैव परिस्थितियों का ज्ञान रखता है। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, यानी उनका संवेगात्मक रूप से स्थिर। संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं दोस्तों? वो स्थिर होते हैं। साहसी होते हैं। सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहते हैं। ये है दोस्तों कुछ विशेषताएं जो व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजित रखता है, उसकी विशेषताएं हैं। अब जो अपने आप को समायोजित नहीं रखता है, यानी कुसमायोजन, अब देखो दोस्तों, जो अपने आप को समायोजित नहीं रखता उसके बीमारी लग जाती है दोस्तों, जिससे कहते हैं मानसिक बीमारी या मानसिक रोग। तो साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में 5 प्रकार के मानसिक रोगों का वर्णन किया दोस्तों। देखो, सबसे पहले है तनाव। सबसे पहले दोस्तों तनाव क्या होता है? ये देखो, हमारे पास सभी चीज़ें होते हुए, सारी भौतिक आवश्यकताएं, लाइट, कपड़ा, मकान, रोटी, यहाँ तक कि प्रकाश, सब कुछ होते हुए भी जब हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, हम प्रयास नहीं करते और हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, जब रिजल्ट आता है तो हम फेल हो जाते हैं, उस स्थिति में होता तनाव। हमारे पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हमने प्रयास नहीं किया और असफल हो गए, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? तनाव। ये था तनाव। दूसरा दुश्चिंता।
दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है? देखो, जब बालक के अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती है और वो वास्तविक व्यवहार में आना शुरू कर देती है, उस अवस्था को दुश्चिंता कहते हैं। जैसे मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया है पहले। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि देखो, मन व्यक्ति के 3 प्रकार के मन होते हैं। कौन कौन से? अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन, जिसकी तुलना किसके समान की गई? एक बर्फ के गोले के समान। तो यहाँ पे अचेतन मन का कितना भाग बताया? 90%। 90% भाग बताया अचेतन मन का। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं मजबूरियों की वजह से हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते और वो हमारे मन में एक तरफ दब के रह जाती हैं। और जब वो वास्तविक स्थिति में आना शुरू कर देती है, वो अपने व्यवहार में आना शुरू कर देती हैं, उस स्थिति में हमारे पास क्या होती है दोस्तों? दुश्चिंता। ये था तनाव और दुश्चिंता। तीसरा है दोस्तों भग्नाशा एवं कुंठा। भग्नाशा एवं, इसे हम कुंठा भी बोल सकते हैं दोस्तों, कुंठा। ये क्या होता है? भग्नाशा और कुंठा क्या होती है? बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक को असफलता प्राप्त होती है, उस स्थिति में बालक कुंठा का शिकार हो जाता है। जैसे दोस्तों देखो, मान लो हम DSSP की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमने खूब मेहनत की, सारे प्रयत्न की, कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, अलग अलग गाइडों से पढ़ा, लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस स्थिति में हमारे क्या हो जाता है? हम भग्नाशा कुंठा के शिकार हो जाते हैं। 4th नंबर है दोस्तों दबाव। दबाव, ये समझो दोस्तों, दबाव क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दबाव से। मान लो यहाँ अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें लास्ट एज है 25 ईयर, 25 साल तक का जो भी फीमेल या मेल भर सकता है फॉर्म। मेरी मान लो 25 होने वाली है, मैं 26 की हो जाऊंगी मान लो आगे, ठीक है दोस्तों। मेरा ये लास्ट फॉर्म है, मान लो मुझे लगना है इसी में, दिल्ली पुलिस में ही, और किसी की मुझे जॉब नहीं करनी, और मेरी लास्ट साल चल रही है। मेरे ऊपर दबाव बन जाएगा, नहीं मुझे, मेरी ये लास्ट साल है, मुझे तैयारी करनी है, इसी साल मुझे लगना है, तो दबाव बन जाता है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? देखो, जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है तो व्यक्ति अपने आप को दबाव में महसूस करता है। अंतिम अवसर होने पर अंतिम अवसर और सफलता को शामिल किया जाता है इसमें। जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और उसे अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति अपने ऊपर दबाव का अनुभव करता है। नेक्स्ट है दोस्तों संघर्ष व द्वंद्व। देखना दोस्तों, संघर्ष और द्वंद्व क्या होते हैं? संघर्ष एवं द्वंद्व, संघर्ष और द्वंद्व, ये क्या होते हैं? हम रीट की, DSSP की, KVS की, मान लो हम सभी ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रीट में भी सिलेक्शन हो जाता है, हमारा DSSP में हो जाता है, हमारा KVS में भी हो जाता है। अब हमारे अंदर यहाँ पे द्वंद्व आ गया, मैं इससे ज्वाइन करूँ या इससे। सैलरी DSSP की ज़्यादा है लेकिन दिल्ली भेजेंगे, रीट की जो ज्वाइनिंग वो नज़दीक आ जाएगी, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी, पर सैलरी कम है। KVS में भी हो गया, कौन से में लगूँ? ये जो स्थिति है द्वंद्व की, इससे कहते हैं संघर्ष या द्वंद्व। ये तो थे दोस्तों कुसमायोजन के प्रकार। अब देखो दोस्तों, इनको दूर करने के लिए, कुसमायोजन को और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। इन्हें सबसे पहले इनका जो नाम है वो है समायोजन युक्तियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों इनको? समायोजन युक्तियाँ। 2 प्रकार की है दोस्तों युक्तियाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दूसरा है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे।
प्रत्यक्ष के 4 प्रकार बताएं दोस्तों। प्रत्यक्ष के 4 प्रकार पढ़ेंगे। समस्या को दूर करना या बाधाओं को दूर करना एक ही बात है दोस्तों। समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट है मार्ग बदलना, रास्ता बदलना या मार्ग बदलना। थर्ड है दोस्तों लक्ष्य बदलना, टारगेट चेंज करना। लक्ष्य बदलना। चौथा है दोस्तों विश्लेषण व निर्णय करना, निर्णय करना। होती क्या है देखो, समस्या को दूर करना। हमारे सामने अनेक बाधाएं आ गई हैं जिनकी वजह से हमारे मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी मान लो वह समस्या दूर नहीं हो रही तो हम रास्ता बदल देंगे। मान लो हमें DSSP में लगना है, हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कुछ फॉर्म में कुछ मिस्टेक आ रही है, जैसे तैसे करके हमारा फॉर्म भरा गया, DSSP की तैयारी में लग गए। अपन सोच रहे हैं मैं सेल्फ स्टडी करूँ या कोचिंग लूँ। फिर मैं सोच रही हूँ मैं कोचिंग लेती हूँ। कोचिंग लेके जब मैं DSSP की तैयारी करती हूँ, मेरा DSSP में नहीं होता, अगली बार फिर से DSSP कैंसिल निकल आई। फिर मैंने सोचा नहीं, पिछली बार मैंने कोचिंग ली थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। मैंने क्या किया, रास्ता चेंज किया, मार्ग बदला। मैंने रास्ता चेंज किया, फिर भी मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर से मैं असफल हो गई। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सोचा, वो नहीं हुई। फिर मैंने रास्ता बदला, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। अब मैं लक्ष्य ही चेंज करके देखता हूँ, मुझे DSSP में लगना ही नहीं है। DSSP में मुझे नहीं लगना है, मुझे रीट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, रीट चाहिए, रीट। क्या किया मैंने, लक्ष्य चेंज किया, समस्याओं को दूर किया, मार्ग बदला, लक्ष्य बदला। अंतिम में फिर मैंने निर्णय किया क्या सही है क्या गलत है। अंत में क्या किया, निर्णय। ये हैं दोस्तों मानसिक रोगों के दूर करने की युक्तियाँ। ये तो थी प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष देखो दोस्तों। अप्रत्यक्ष में सबसे पहले आता है दोस्तों दमन। दमन, दमन का अर्थ देखो, 2 शब्दों से मिलकर बनाइए, द और मन। द का अर्थ दबाना, मन का मतलब है मन, मन में दबाना, जानबूझकर अपनी इच्छाओं को मन में दबाना। जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं और भावनाओं, रुचियों, जो भी हो, मान लो आदतों को मन में दबाना शुरू कर देता है दोस्तों, तो इसे दमन कहते हैं। अपने आप को समाज में समायोजित करने के लिए नहीं, अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा, मेरी इस इच्छा को मैं पूरा करने के लिए मैं ये काम करूँगा, तो मैं समाज में समायोजित नहीं हो पाऊँगा। फिर मेरे भगनाशा होगी, कुंठा होगी, द्वंद्व होगा, तनाव होगा, मैं चिंता में आ जाऊँगा। तो वो क्या करना शुरू कर देता है, अपने आप को समाज में समायोजित करने के लिए वह दमन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है समन। इसी का भाई है दमन का। 2 भाई थे, दमन और समन। ये तो जानबूझकर उसे दबाने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, ये उससे अलग जाने की सोचता है। ये सोचता है कि जिस बात से मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तो मैं ऐसी बात को याद ही क्यों करूँ उस काम को। अगर मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, ये जंगल का रास्ता, मुझे पता है यहाँ पे भयानक जानवर रहते हैं, यहाँ पे जहरीले जानवर हैं, मुझे इन सब बातों का पता है, तो मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, मैं इनसे दूर होने की सोचती हूँ। दूसरा एक है, अगर हमें पहले किसी ने कुछ बोल दिया, कोई भी बात, हम बार बार सोच के दुखी होते रहते, देख मुझे उसने ये बोल दिया, मुझे उसने ये बोल दिया, हमें बार बार तकलीफ होती है। तो ऐसी बातों को हम याद ही नहीं करेंगे, उन्हें जो भूलने की प्रक्रिया है हम उनको भूलेंगे, उसे कहते हैं हम शमन। ये होता है जानबूझकर दबाना, ये होता है दोस्तों उससे दूर जाना। समन का अर्थ होता है अलग रहने की युक्ति। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ, अलग रहने की युक्ति। अलग रहने की युक्ति, ये दोस्तों समन। नेक्स्ट है औचित्य स्थापना। औचित्य स्थापना, औचित्य स्थापना होती है दोस्तों
अब भी आपको इस शब्द से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगी आपको अपने बचपन याद आ जाएगा। औचित्य स्थापना। जब भी हम 10th 12th में थे, हमारा रिजल्ट आता था दोस्तों, घर वाले क्या बोलते थे, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? हम क्या बोलते थे, देखो हमारे साथ वाले सभी फेल हो गए, वो फलाना फेल हो गया, धिगड़ा फेल हो गया, उसके इतने नंबर आए, उसके 35%, उसके 36%। फिर घर वाले पूछते कि आपके रिजल्ट का क्या हुआ? तो ये सभी लोग फेल हुए हैं, तो कुछ कमी है ना माँ, हमारे स्कूल में कुछ कमी है, हमारे टीचर अच्छे नहीं है, हमारी जो स्कूल की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, हमारे जो टीचरों का पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, हमारी तो पूरी साल ऐसे ही बर्बाद हो गई। जब ऐसा था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? रिजल्ट है उसी टाइम क्यों बताया? ये था दोस्तों दूसरों पे दोष निकालना, किसी वस्तु या किसी पद पे दोष निकालना। इसकी डेफिनेशन सुनो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पद को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है लेकिन उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो व्यक्ति उसी वस्तु या पद में दोष निकालना शुरू कर देता है। जैसे ये अंगूर तो खट्टे हैं, वो लोमड़ी बार बार उन अंगूरों को पाने के लिए बार बार चढ़ती है और बार बार नीचे गिर जाती है, अंत में क्या कहती है, ये अंगूर तो खट्टे हैं। दूसरों पे दोष लगाना। उचित स्थापना, दूसरों पे दोष लगाना। अगला क्षतिपूर्ति उपाय। क्षतिपूर्ति उपाय। क्षतिपूर्ति देखो, हमारे पास मान लो अभी 2 सब्जेक्ट हैं DSSB में, 2 पार्ट है, पहला 100 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का। ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जीके, रीजनिंग सब कुछ आ जाता है इसमें 20-20 नंबर का, वो हमारी साइकोलॉजी है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये सही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश बचपन से, मैथ, रीजनिंग, ये जीके वीके ये हमेशा से पढ़ते आ रही है, हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें साइकोलॉजी नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, पास होने के लिए दोनों में हमें 40-40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मेरिट की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ पास होने की बोल रही हूँ। हम क्या करेंगे, इस साइकोलॉजी की तैयारी ऐसे करेंगे कि हमारे 40 नंबर आ जाए। ये पार्ट ऐसे करेंगे कि 100 में से हमारे 90 तो आए, 90 से ऊपर आए, फिर जाके हमारा सिलेक्शन होगा। क्षतिपूर्ति का मतलब है कि इसकी जो कमी है इस पार्ट की, वो इसमें पूरी कर लेंगे, इसकी कमी इस पार्ट में पूरी कर लेंगे, ये क्षतिपूर्ति। जैसे देखो, जब व्यक्ति में शारीरिक रूप से कोई कमी होती है तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम वस्तुओं, साधनों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करने की सोचेगा कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियों को हम दूसरे क्षेत्र में पूरा करें। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन क्या होता है मित्रों, देखो, वापस लौटना, विपरीत आना। प्रत्यागमन का अर्थ है विपरीत आना। ऐसे कार्य और व्यवहार करना जिस कार्य और व्यवहार से बाल्यावस्था में बालक की द्वारा किए जाने वाले मान लो वृद्धावस्था में हो रहे हैं। जैसे बालक बचपन में उसके खाने की बहुत इच्छा होती है, मीठा चटपटा, वही लालच, वही खाने की इच्छा वृद्धावस्था में भी होती है दोस्तों। वृद्धावस्था में भी जो बूढ़े लोग होते हैं उनका भी ऐसा ही मन होता है, बच्चे जैसे कहते हैं ना कि बूढ़े का मन बच्चे जैसे होता है, वो इसी में है। जैसे बच्चा मिठाई देख कर रोने लग जाता है, उसी प्रकार बूढ़ा भी मिठाई देख के रोने लग जाता है। तो ये है दोस्तों प्रत्यागमन। अगला है युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या होता है, देखो, युक्तिकरण में क्या बताएगा, झूठी बातों को सच साबित करने के लिए वाद विवाद, तर्क वितर्क करना, उन्हें कहते हैं युक्तिकरण। इस युक्ति में व्यक्ति अपनी झूठी बातों को सही साबित करने के लिए झूठे वाद विवाद करेगा, तर्क वितर्क करेगा। सामान्यतः झूठ बोलना ही युक्तिकरण है।
व्यक्ति समायोजन के लिए एक युक्ति में सर्वाधिक प्रयोग करता रहेगा। झूठ बोलने की झूठ बोलने से उसको मानसिक रोग भी हो जाता है, इसे कहते हैं मिथुमेनिया। मिथुमेनिया रोग किससे होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया हुआ है। सच बोलने से, झूठ बोलने से, प्रयोग में से दोनों। तो ये होता है दोस्तों झूठ बोलने से। जो झूठ बोलने की आदत होती है उसे कहते हैं मिथुमेनिया, झूठ बोलने की आदत। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? युक्तिकरण का मतलब है झूठ को सच साबित करना, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी वाद विवाद करना पड़ जाए, तर्क वितर्क करना पड़ जाए, लेकिन वो अपनी झूठी बातों को सच साबित कर लेगा। इससे एक रोग होता है जिसका नाम है मिथुमेनिया। अगला है विपरीत मनोरचनाएं। विपरीत मनोरचनाएं, इसका क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी अच्छी और सकारात्मक आदतों को छोड़ देता है और नकारात्मक और बुरी आदतों को अपना लेता है, इसे कहते हैं विपरीत मनोरचनाएं। मान लो उसे समाज में समायोजन करना नहीं हो रहा, वो झूठ बोलना शुरू करेगा, झूठ बोलना शुरू करेगा। नकारात्मक आदत, नकारात्मक नेगेटिव बुरे काम करेगा, उससे क्या कहते हैं दोस्तों? बुरी आदतों को अपनाएगा, उसे कहते हैं विपरीत मनोरचनाएं। इसी का एक पार्ट है शोधन। इसी का उल्टा है कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को समाज में समायोजन करने के लिए नकारात्मक और बुरी आदतों का त्याग करेगा और सकारात्मक और अच्छी आदतें अपनाएगा। सकारात्मक व अच्छी आदतों को अपनाएगा। अगला है दोस्तों, देखो नेक्स्ट, देखो दोस्तों दिव्या सोपन। इसके अंदर क्या है दोस्तों? देखो कल्पनाओं में प्राप्त करना। चेतन अवस्था में देखो, जब कोई व्यक्ति किसी पद वस्तु को व्यवहार में प्राप्त नहीं कर पाता, वह उन्हें कल्पनाओं में प्राप्त करना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं दिव्या स्वप्न, जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो जाए। जैसे हमारा DSSB में नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन मान लो नहीं हुआ, हम रात में सोते सोते सपना देख रहे हैं मेरा DSSB में हो गया, मैं इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, इतनी हज़ार मेरी सैलरी होगी, वहाँ पे ऐसे रहूँगा, फैमिली के साथ ऐसे रहूँगा। ये क्या है? ये है दिव्या स्वप्न। अगला है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है अलग होना। पृथक्करण का मतलब दोस्तों अलग होना। जब कोई व्यक्ति किसी पद या वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है और उसके बाद भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं उससे संबंधित अपनी इच्छा, भावना, रुचि, जो भी आदत है, स्वभाव है आदि सभी को किसी दूसरे वस्तु या पद में देखना शुरू कर दूंगा। मुझे वो जॉब नहीं चाहिए, मुझे DSSB नहीं चाहिए, मुझे रीट में लगना है, DSSB की तैयारी की लेकिन नहीं लगे, तो जो रुचि थी, DSSB की भावना थी, उसकी इच्छा थी, वो उसने क्या किया? रीट में देखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों पलायन। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? पलायन क्या होता है? देखो छोड़कर चले जाना। पलायन का मतलब होता है छोड़कर चले जाना। छोड़कर चले जाना। यह समायोजन की सबसे निम्न स्तर की और सबसे कम प्रभावी युक्ति मानी जाती है। सबसे निम्न स्तर की होती है ये युक्ति। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, इसके अनुसार जिस स्थान पर व्यक्ति को दुख, दर्द, कष्ट, अपमान, असंतोष मिला हो, वह बार बार प्रयास करने पर भी अपने आप को उस वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता, तो व्यक्ति क्या करेगा? उस स्थान को छोड़कर ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पे सुख शांति प्राप्त हो, उसे कहते हैं पलायन। यानी
दर्द भरी जगह है जिससे वहाँ पे उसको कष्ट होता है, उसे छोड़कर अलग जाना, वो क्या कहलाता है? पलायन। ये था दोस्तों हमारा समायोजन का टॉपिक। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए? मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का क्षेत्र ये वाला हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, अधिगम हो गया, समायोजन हो गया। अब आपको कल इन सभी के जितने भी ये हुए हैं, कल संडे दोस्तों, कल संडे के दिन आपको इन सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसका मिलेगा आपको, इसके क्वेश्चन मिलेंगे इम्पोर्टेंट। अधिगम के मिलेंगे, अभिप्रेरणा के मिलेंगे, और ये के है समायोजन के। इन सभी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कल। और अगर आपको हो तो कल आपका टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इनके जो इम्पोर्टेंट पीछे जितने भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर में, वो मिलेंगे। और आ सकते हैं जिनकी संभावना है, वो क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें।